हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के जीएस के मॉक टेस्ट नंबर 13 में। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीएससी आरओ के साथ साथ यूपीपीएससी 2020 बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, तो सर्च कीजिएगा और ये फोटो आपको मिलेगी। फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, शक और विक्रम संवत के प्रारंभ होने के बीच कितने वर्ष का अंतर आता है। देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। मैं यहाँ पर आपको हर बात बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा और हर बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शक संवत है, ठीक है, तो शक संवत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शक संवत का जो प्रारंभ है ये ईसा से 78 वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कि 78 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है शक संवत का प्रारंभ। और इसके मूल में महाराज कनिष्क की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और शक संवत का एक नाम और भी है और ये है, क्या नाम है? ये है शालिवाहन। तो ये भी आप जानना कि शक संवत को शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में, तो विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो मानी जाती है कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्थापित हुआ था। और ये माना जाता है कि ये ईसा से 58 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो अंग्रेजी वर्ष होते हैं, अगर उसके सापेक्ष हम देखें तो शक संवत और विक्रम संवत में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या? जैसे कि अंग्रेजी वर्ष के अनुसार जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं आप ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो अंग्रेजी वर्ष है वर्तमान में 2020, ठीक है, तो 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो जो शक संवत है वो कितना बनेगा? तो देखिए, जो शक संवत है ये अंग्रेजी कैलेंडर से 78 ईयर पीछे चलता है, 78 वर्ष पहले चलता है। यानी कि शक संवत के हिसाब से देखा जाएगा तो वर्तमान में अभी 1942 चल रहा है, ये शक संवत के हिसाब से है। लेकिन अगर हम बात करें विक्रम संवत के बारे में, तो जो वर्तमान वर्ष है 2020, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 57 को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर से जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो विक्रम संवत है, तो 2020 में 57 आप जोड़ेंगे, ये आएगा 2077। तो विक्रम संवत में ये आ रहा है कितना? 2077। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है आप इसको निकाल सकते हैं। 2077 में से 1942 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 135 वर्ष, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो ऑप्शन बी 135 वर्षों का होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप हर बात को ध्यान से समझ गए होंगे कि अंग्रेजी वर्ष यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के सापेक्ष शक संवत और विक्रम संवत की क्या स्थिति बनती है और दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। कौन सा अभिलेख अशोक की धम्म विजय की जानकारी देता है? देखिए, बात यहां पर हो रही है धम्म विजय की, और ये जो 13वां शिलालेख है उसके द्वारा हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका सही जवाब है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिल जाती है। और यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की जो प्रेरणा मिली थी वो ईरान के शासक डेरियस से मिली थी, डेरियस। और अशोक के लगभग 40 अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेशों को सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेखों और स्तंभ लेखों को 2 उप श्रेणियों में बांटा जाता है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार हैं जिनको चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। तो ये देखिए, जो मतला उल अनवर है ये हमारा सही जवाब है। ये सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है। बाकी फवायद उल फुआद, खैर उल मजालिस और सरूर उस सुदूर, ये तीनों जो हैं
ये सूफियों के संवादों का संकलन माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी कि मतला उल अनवर ये एक किताब है जिसकी रचना की गई है किसके द्वारा, ये रचना है अमीर खुसरो की। ये भी आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मतला उल अनवर किसके द्वारा लिखी गई है। सही जवाब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 से लेकर 1325 के बीच में माना जाता है। ये आप जानते होंगे, जन्म इनका हुआ था एटा में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ रहे होंगे सूफियों के बारे में। सूफी जो परंपरा है, सूफीवाद, इसको जो है तसव्वुफ भी कहते हैं। सूफीवाद को तसव्वुफ भी कहा जाता है, तसव्वुफ। और इसका जो प्रारंभ होता है वो इराक के बसरा शहर से माना जाता है। और ये इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है जिसको सूफीवाद कहा जाता है। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं इससे। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी। मुगल चित्रकारों में वे चित्रकार जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं, खुद की तस्वीर। तो देखिए मनोहर दौलत और केशव दास, ये तीनों जो है अपनी खुद की तस्वीर के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अब एक सवाल और भी है जो कि कई बार पूछा जाता है कि जो मुगल चित्रकला होती है, मुगल चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, जन्मदाता। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये सवाल आया कि मुगल चित्रकला का जनक कौन है, तो सही जवाब इसका माना जाता है हुमायूं को। ठीक है। और अकबर के समय जो सबसे अच्छा चित्रकार, अग्रणी चित्रकार था अकबर के समय का, उसका नाम था दसवंत। क्या नाम था? दसवंत। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जहांगीर का जो समय था वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर जो कि खुद एक बहुत अच्छा चित्रकार था। और ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। मनोहर दौलत और केशव दास, ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अब यहाँ पर देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, इसका सही रूप से आपको मिलान करना है। और एक में है वैदिक नदियां, उनके आधुनिक नाम। तो एक बात और भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुधा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जो कुभा नदी है, इसको कहीं कहीं पर कुंभा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कुभा जो है ये काबुल, यानी कि दूसरा जो विकल्प है ये इससे आके मैच हो जाएगा। परुशनी नदी जो थी ये रावी नदी का पुराना नाम है, तो तीसरा विकल्प। सदानीरा जो है वो गंडक नदी का प्राचीन नाम है, सदानीरा। और सतुद्री उसके बाद आता है सतलज। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लीजिएगा। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजय बाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का जो विवाह था वो एक सिंघली राजकुमार से कर दिया था। तो ये जो चोल राजा था वो कौन था, ये सवाल है। और इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही जवाब आपको गेस करना है। सही जवाब इसका क्या बनेगा? कुलोत्तुंग 1। ठीक है, देखिए कुलोत्तुंग प्रथम है, इसका जो समय माना जाता है वो 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक के बीच में माना जाता है। ये पूर्व चालुक्य नरेश राज प्रथम का पुत्र था और उसकी माता जो थी वो राजेंद्र चोल की कन्या थी। और कुलोत्तुंग ने अपने विद्रोहियों को दबाकर अपनी जो स्थिति थी वो काफी मजबूत कर ली थी। वह अपने समय का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। और जब सिंघल के राजा विजय बाहु ने, यहाँ पर जिक्र हो रहा है विजय बाहु, इसने क्या किया था, जब कुलोत्तुंग के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को जो है प्रकट कर दिया कि वो विद्रोह करेगा, तो जो कुलोत्तुंग था उसने चतुराई से काम लिया, उसने उससे संधि कर ली। और उसके बाद कालांतर में दोनों के बीच में एक संधि होती है और कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुलामी का जो चार्टर है ये भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना किसने की थी? महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या बनेगा, वो क्या बनेगा बताइए आप। महिला आत्मरक्षण समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1942 में। और बंगाल की महिला वामपंथी नेताओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प ए हमारा सही जवाब है। और एक बात और भी कि ये जो आंदोलन था उसका जो नेतृत्व था वो किया था रानी मित्र दासगुप्ता ने। 3 महिलाओं का नाम इसमें आता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है रानी मित्र दासगुप्ता का नाम आता है और जो दूसरा नाम आता है वो मणिकुंतला सेन का आता है। क्या नाम था उनका? मणिकुंतला या मणिकुंतला सेन का नाम आता है। और तीसरी जो महिला थी वो थी रेणु चक्रवर्ती।
तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, महिला आत्मरक्षण समिति से जुड़े हुए। शुरुआत इसकी हुई थी 1942 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था? किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था? सही जवाब बनेगा इसका क्या? तो देखिए सही जवाब बनेगा इसका नागपुर अधिवेशन। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और ये आप जरूर याद रखना। और इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? विजय राघवाचार्य के द्वारा। तो ये आप याद रखना, विजय राघवाचार्य ने नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये वही अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को पहले अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया। और ये जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1929 में, दैट इज लाहौर अधिवेशन। तो 1929 में ये अधिवेशन हुआ था। तो ये आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाना था, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्षता किसको दे दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो ये बातें हैं। और देखिए ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ये सवाल जो है उसका सही जवाब ऑप्शन ए है, लाहौर अधिवेशन। जवाब मैं दे चुका हूं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों अनुच्छेद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के अंत के विषय में बात करता है। उपाधियों का अंत ये अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है। और अनुच्छेद 19(1)(a) में ये जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है इसके बारे में बात कही गई है। यानी कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 1(a) में आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इसे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 क्या है? ये धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो ये भी आप याद रखना कि अगर कोई धार्मिक शिक्षा या उपासना, धार्मिक उपासना के बारे में अगर बात करता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 28 के बारे में। और धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं शिक्षा के, उसकी स्थापना की जाती है अनुच्छेद 30 के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 अनुच्छेद हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता है, अगर भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब बनेगा क्या? बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, दैट इज पहली अनुसूची में परिवर्तन करना होगा। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और यह संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सही जवाब क्या बनेगा इसका? 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, याद रखिएगा इसको। और इसी के साथ भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय संसद में। सही जवाब है भारत की जनता में। भारत की जो संप्रभुता है वो निवास करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा की सिफारिश किसने की थी? तो देखिए ये जो आयोग बनाया गया था वो था राजमन्नार आयोग। तो ये बना था 1969 में और ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो कहीं कहीं पर ये आपको 1970 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में इसका गठन 69 में ही कर दिया गया था। बसावन समिति तो अभी हाल ही में इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2016 में आई थी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजमन्नार आयोग। ठीक है, और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 2 सूचियां दी गई हैं और आपको जो है उसको मैच कराना है। तो उपाधियों का अंत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायतों का गठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य की रक्षा के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो देखिए जो उपाधियों का अंत है
ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का गठन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने का जो उल्लेख किया गया है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है इसका उल्लेख। तो इस प्रकार से आप इसको मैच करा लेना। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में काम करती हैं, ये सही है। और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का कार्य प्रशस्त करती हैं। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि हम इसे तीसरा जो विकल्प है उसको सही मानेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसका जो सही जवाब है वो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा जो जीएसटी का प्रावधान है वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज मत होना इसमें। जीएसटी 2016 101वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है। और इसी के साथ एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो क्या संसद के द्वारा, क्या राष्ट्रपति के द्वारा, क्या एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या फिर क्षेत्रीय परिषद द्वारा? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बता दें कि जो अंतरराज्यीय परिषद होता है वो एक असंवैधानिक संस्था होती है, यानी कि संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर जो अनुच्छेद है 263 के अंतर्गत किया जा सकता है। और ये है आज के इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पंचायत समितियों के नाम दिए गए हैं और भारत के जो संबंधित प्रांत हैं जहां पर ये पंचायत समितियां होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद और आंचलिक परिषद। तो ये 4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और इसको आपको सही तरीके से मैच कराना है। याद रखिएगा जैसे कि आप यहाँ पर क्षेत्र पंचायत है तो ये उत्तर प्रदेश में होता है, ये तो आप जान ही गए हैं। और तालुका परिषद के बारे में बात करें तो गुजरात में होता है। आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। जनपद पंचायत जो होती है ये मध्य प्रदेश में होती है। तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात और आंचलिक परिषद ये पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए फ्रेंड्स। छोटे छोटे जो वीडियोज होते हैं वो आपकी तैयारी पर बहुत अच्छा और बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारे नए तथ्य पता चलते हैं, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट भी कर पाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कितने तैयार हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपकी नजरों में आते रहते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप प्रतिदिन जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है आपके लिए वो बिल्कुल आप उसको एंजॉय करें, उसको देखें, उससे आप सीखें। और लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और देखिए अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।